हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग। जैसे कि इससे पहले एक मोटिवेशन स्पीच कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। जैसे लॉकडाउन हटने के बाद हम पहली बार मिलेंगे तो उस मिलने का जो नजारा होगा वो कुछ और ही होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान की झीलें। क्या है? राजस्थान की झीलें। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि झीलें किसे कहा जाता है, यानी झील क्या है। तो देखते हैं कि झील क्या है। हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि झील किसे कहा जाता है। देखिएगा, झील है जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग जिसके जल का वह स्थिर भाग जिसके चारों ओर क्या है कि जल का वह स्थिर भाग जिसके चारों ओर स्थल खंडों से घिरा हुआ हो, घिरा हुआ हो, घिरा हुआ हो, उसे सामान्य रूप से झील कहा जाता है। यानी जल का वह स्थिर भाग जिसके चारों ओर स्थल खंडों से घिरा हुआ हो, या फिर सामान्य तौर पर हम बात करें या सामान्य रूप से भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा हुआ होता है, जिसमें जल भरा हुआ होता है, उसे सामान्य रूप से झील कहा जाता है। देखिए, जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग जिसके चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा हुआ हो, या सामान्य रूप से भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा हुआ होता है, उसे हम झील कहते हैं। क्या कहते हैं? झील कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि झीलों के प्रकार। अगला जो हमारा पॉइंट है झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विवर्तनिक झीलें, विवर्तनिक झीलें। इसके बाद में देखते हैं हम दोस्तों क्रेटर झीलें या ज्वालामुखी निर्मित झीलें। इसके बाद में है दोस्तों लेगून झील, लेगून झील। इसके बाद में है दोस्तों वायु द्वारा निर्मित झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें। इसके बाद में है दरार घाटी
झीलें। तो एक बार पुनः डेफिनेशन क्या है झीलों की, कि जल का वह स्थिर भाग जिस जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है, या फिर सामान्य रूप से भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा हुआ होता है, उसे सामान्य रूप से झील कहा जाता है। इसके बाद में 2 नंबर हमारा पॉइंट है दोस्तों झीलों के प्रकार। और झीलों के प्रकार के अंदर सबसे पहले हम देखें तो विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें वह होती हैं कि भूगर्भिक हलचलों के कारण जो निर्मित झीलें होती हैं उसे कहा जाता है विवर्तनिक झील। और इस प्रकार की झीलों का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वह है वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील एक विवर्तनिक प्रकार की झील है। तो आपसे पूछा जाए कि वुलर झील किस प्रकार की झील है, तो आपको बताना है विवर्तनिक झील है। इसके बाद में हम और आगे चर्चा करेंगे कि लेगून झील क्या है। तो लेगून झील के बारे में हम पढ़ेंगे कि लेगून झील क्या है। तो हमने पढ़ा कि विवर्तनिक झीलें यानी भूगर्भिक हलचलों के कारण जो निर्मित झील है उसे क्या कहते हैं? विवर्तनिक प्रकार की झीलों के अंतर्गत उसे रखा जाता है। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अपनी वुलर झील। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा लेगून झील क्या है, लेगून झीलें क्या होती हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है लेगून झील। यानी लेगून झील किस प्रकार की झीलें होती हैं। तो सबसे पहले हम मैप के द्वारा इनको समझेंगे कि लेगून झील क्या है। लेगून झील लेगून झील देखिए लेगून झील क्या है। देखिए लेगून झील क्या है दोस्तों, कि लेगून झील है यानी समुद्र क्षेत्र के वह तटवर्तीय जल, यानी जब समुद्र क्षेत्र का जो तटवर्तीय क्षेत्र का पानी है, ये समुद्र है, उसके तटवर्तीय क्षेत्र का जो पानी है जब स्थलखंड यानी जब स्थल भाग में चला जाता है, जब समुद्र क्षेत्र का तटवर्तीय क्षेत्र यानी ये जो तटवर्तीय क्षेत्र है इसका जल किसी स्थल भाग में चला जाता है और अपनी जो आकृति है इस समुद्र भाग से, इस समुद्र क्षेत्र से अलग बना लेता है, तो इस प्रकार की झीलों को कहा जाता है लेगून झील। कौन सी झील कहा जाता है? लेगून प्रकार की झीलें कहा जाता है। यानी कि जब समुद्र क्षेत्र के तटीय क्षेत्र का पानी, जब समुद्र क्षेत्र के तटीय क्षेत्र का पानी जब स्थल खंड में चला जाता है, यानी किसी स्थल भाग में
प्रवेश कर जाता है यानी चला जाता है और अपनी आकृति समुद्र क्षेत्र से अलग बना लेता है, तो इस प्रकार की झीलों को कहा जाता है लेगुन झील। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम बात करें चिल्का झील, चिल्का झील जो है उड़ीसा में, उड़ीसा में। इसके बाद में अगला उदाहरण है पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में। और इसके बाद में जो अगला उदाहरण है कोलेरू झील, कोलेरू झील जो भी आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चिल्का झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है। तो दोस्तों यह है अपना लेगुन झील का उदाहरण है। एक बार पुनः इस डायग्राम को आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि लेगुन झील का जो डायग्राम है वो किस तरह का बनता है। तो आप इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि जब समुद्र क्षेत्र का, जब तटवर्तीय क्षेत्र का जो जल है वह किसी स्थल भाग में चला जाता है और अपनी आकृति समुद्र क्षेत्र से अलग बना लेता है, तो इस प्रकार की जो झीलें हैं उसे कहा जाता है लेगुन झील। क्या कहा जाता है? लेगुन झील, जिसका उदाहरण है चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और पुलिकट झील आंध्रा में, और कोलेरू झील भी आंध्रा। तो ये कुछ इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस प्रकार का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि चिल्का झील एक लेगुन झील है। कौन सी झील है? लेगुन झील है। और इसी तरह पुलिकट झील भी एक लेगुन झील है, और कोलेरू झील भी एक कौन सी झील है? लेगुन झील है। तो दोस्तों ये है अपनी लेगुन झील। और इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो भूगोल के लेक्चरर हैं सुखदेव जी सर, उनके वीडियोस को आप देखें, वहां आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इन झीलों के बारे में। तो हम ज्यादा यहाँ अपना समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान की झीलें, और हम देखते हैं कि राजस्थान की झीलें कौन कौन सी हैं। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि राजस्थान की झीलें। अब हम देखते हैं राजस्थान की झीलें के बारे में आगे और विस्तार से देखते हैं कि राजस्थान की झीलों को जल के आधार पर दो प्रकार से इसे विभाजित किया गया है, यानी दो प्रकार से इसे बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, जिसमें NaCl व Na2SO4 की प्रधानता पाई जाती है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की मीठे पानी की झीलें, यानी राजस्थान की जो झीलें हैं उनको जल के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया गया है। खारे पानी की झीलें जिसमें NaCl व Na2SO4 की प्रधानता पाई जाती है, और जिसमें इनकी प्रधानता नहीं पाई जाती है वह किस प्रकार की झील होती है? मीठे पानी की झीलें होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे खारे पानी की झीलों के बारे में। तो आइए हम देखते हैं खारे पानी की झीलें। इससे पहले आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये अपना जो अरावली क्षेत्र है, ये अपना जो अरावली क्षेत्र है,
प्रश्न यहाँ से ऐसा बनता है कि अरावली के नीचे वाले भाग में एक भी खारे पानी की झील नहीं है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि अरावली के जो नीचे वाला बेल्ट है, यानी नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक भी खारे पानी की झील स्थित नहीं है। लेकिन अरावली के ऊपर वाले भाग में क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है मित्रों कि अरावली के नीचे वाले क्षेत्र में एक भी खारे पानी की झील स्थित नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है या कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो उसमें आपको एक नीचे वाला जिला भी दे सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि नीचे वाली झील भी दे सकता है कि निम्नलिखित कौन से खारे पानी की झील है। अगर आपको ये झील ध्यान में है कि अरावली के नीचे वाले क्षेत्र में एक भी खारे पानी की झील नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो आइए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है। देखते हैं खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। खारे पानी की झीलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे प्लीज शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम पढ़ रहे थे खारे पानी की झीलें की कौन कौन सी है। सबसे पहले हम एक ट्रिक को फॉलो करेंगे, और ट्रिक क्या है, ट्रिक है दोस्तों पिंकी बामणी, पिंकी बामणी की साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, कुत्ता फाड़े रे। हमारी ट्रिक क्या है कि खारे पानी की झीलें, एक ट्रिक आप याद कर लो, चाहे खारे पानी की ट्रिक याद कर लो चाहे मीठे पानी की ट्रिक याद आप कर लो। तो खारे पानी की झीलों की जो ट्रिक है कि पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। क्या ट्रिक है, पिंकी बामनी है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। हम देखते हैं, इस ट्रिक को फॉलो करते हैं और पी का कोड सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए पी का कोड है यहाँ पर पीथमपुरी झील। कौन सी झील है, पीथमपुरी झील, जो है सीकर जिले में। कौन सी जिले में है, सीकर जिले में। इसके बाद में अगला जो हमारा कोड है बाप, और बाप से क्या बना, बाप। बाप कहां पर है, नागौर में। अपना बाप तो घर पर है, लेकिन ये बाप कहां पर है, ये बाप है नागौर जिले में। कौन सी झील है, बाप झील, बाप झील है नागौर में। इसके बाद में है दोस्तों सा, कोड क्या है, सा, और सा का जो कोड है दोस्तों, सा का कोड क्या बना, सांबर झील, सांबर झील। और सांबर झील है दोस्तों जयपुर। कहां है, जयपुर। वैसे ये तीन जिलों की सीमाएं बनाती है, जयपुर, नागौर व अजमेर। इसके बाद में है दोस्तों अड़ी, और अड़ी का कोड क्या होगा, डीडवाना। डीडवाना झील है दोस्तों नागौर में। कहां है, नागौर में। इसके बाद में हमारे सामने अगला है का, और का कोड क्या है दोस्तों, का से बना, का कोड है कोछोर। कोछोर झील है सीकर में। कहां पर है,
सीकर में। फिर का कोड क्या है, कावोद, कावोद झील, और कावोद झील है दोस्तों जैसलमेर। कहां पर है, जैसलमेर। इसी तरह से हमारा अगला कोड है पै, और पै से क्या बना दोस्तों, पचपदरा। क्या बना, पै से क्या बना, पचपदरा। पचपदरा और पचपदरा झील है दोस्तों बाड़मेर। कहां पर है, बाड़मेर। इसी तरह से लू का कोड क्या बना, लूणकरणसर झील। कौन सी झील है, लूणकरणसर झील, जो है दोस्तों बीकानेर जिले में, बीकानेर जिले में। इसके बाद में कू से क्या बना, कुचामन। क्या बना, कू का कोड है दोस्तों कुचामन, कुचामन झील, और कुचामन झील है दोस्तों नागौर में, नागौर जिले में। इसके बाद में ता का कोड क्या है, ता का कोड है दोस्तों ताल छापर, ताल छापर झील, और ताल छापर झील है चूरू जिले में। कौन से जिले में है, चूरू जिले में। इसके बाद में अगला कोड है फा। फा का मतलब क्या है, यानी फा का कोड क्या है, फलोदी झील, फलोदी झील। और फलोदी झील कहां पर है दोस्तों, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। इसके बाद में डेगा, डे का कोड क्या बना, डे का कोड बना दोस्तों डेगाना, डेगाना, और डेगाना झील है दोस्तों नागौर में। कहां पर है, नागौर में। इसी तरह से अंत में जो हमारा कोड है रे, और रे का कोड क्या बना, रेवासा। क्या बना, रेवासा झील, रेवासा झील, और रेवासा झील है दोस्तों सीकर जिले में। कहां पर है, सीकर जिले में। तो ये है हमारे खारे पानी की झीलें। एक बार आप इनको याद कर लो तो मीठे पानी की झील को आप याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी है। अगर आपको खारे पानी की झीलों की जो ये ट्रिक आपको याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे कि खारे पानी की झीलें। ट्रिक क्या है कि पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। थाने सिर्फ जोर कर देना है, पिंकी कर देना है, पिंकी, पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े दे। एक बार इसको याद करना है, मेरे साथ साथ बोलो, पिंकी बामनी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ी दे। पी से क्या बना, पीथमपुरी झील, और पीथमपुरी झील है दोस्तों सीकर जिले में। इसके बाद में हमारा अगला है बा, और बाप से क्या बना, बाप बना। क्या बना, बा से क्या बना, बाप बना, और बाप झील स्थित है नागौर जिले में। कहां पर है, नागौर जिले में। इसी तरह हम अगली कड़ी पर चलते हैं, और हमारे सामने अगली कड़ी है सा। सा का कोड है सांबर झील, और सांबर झील है जयपुर में, जयपुर जिले में ये स्थित है। वैसे 3 जिलों की ये सीमा बनाती है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पायदान पर, और अगला हमारा पायदान है डी, और डी से क्या बना, डीडवाना झील, और डीडवाना झील है दोस्तों नागौर जिले में। कहां पर है, नागौर जिले में है। इसके बाद में हम अगले पायदान पर चलते हैं, और हमारे सामने अगला जो पायदान है का, और का कोड क्या बना, कोछोर झील जो सीकर में है। इसके बाद में का फिर एक कोड क्या बना, कावोद झील, और कावोद झील है दोस्तों जैसलमेर जिले में। किस जिले में है, जैसलमेर जिले में। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे अगले पायदान पर, और हमारा अगला पायदान है पै, और पै का कोड क्या बना, पचपदरा झील। क्या बना, पचपदरा झील जो है बाड़मेर जिले में। यहां तक ठीक है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो एक बार पुनः आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप। इसके बाद हम चलते हैं कि लू का कोड क्या बना। लू का कोड बना लूणकरणसर झील जो बीकानेर जिले में स्थित है। इसके बाद में हमारा अगला कोड है कू, और कू से क्या बना,
कुचामन झील। कुचामन झील है दोस्तों नागौर जिले में। कहां पर है? नागौर जिले में। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे अगले पायदान पर, और हमारा अगला पायदान है फा। फा से सॉरी ता, और ता का कोड क्या बना? ताल छापर झील। कौन सी झील बनी? ताल छापर झील, और ताल छापर झील है चूरू जिले में। इसके बाद में हम चलते हैं अगले पायदान पर, और अगला हमारे सामने पायदान है फा। फा से क्या बना? फलोदी झील। फलोदी झील है जोधपुर जिले में। इसके बाद में हम चलते हैं अगले पायदान पर, और अगले पायदान है डे। डे से क्या बना? डेगाना झील, और डेगाना झील है नागौर जिले में। इसके बाद में अंतिम जो पड़ाव है रे, और रे से क्या बना? रेवासा झील, जो है दोस्तों सीकर जिले में। एक बात यहाँ पर क्लियर हो रही है कि जो नागौर जिले की जो झीलें हैं उनके अंत में लगभग क्या आ रहा है? ना आ रहा है, कि डेगाना के अंत में ना है। इसी तरह से हम बात करें कि जो डिडवाना के अंत में ना है, और इसी के तरह और देखें तो हम कुचामन के लास्ट में भी ना है। तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो ये हमारे खारे पानी की झीलों की क्या थी? ट्रिक थी कि पिंकी बामणी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ये ट्रिक आपको आसानी से याद हो सकती है। अगर आप पिंकी को याद रख सकते हो तो ये ट्रिक को भी आप याद रख सकते हो। तो आपको फॉलो करना है इस पिंकी को, कि पिंकी बामणी की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब हम चलते हैं हमारे अगले पायदान पर। हम सबसे पहले हम झील लेकर आए हैं सांबर झील। कौन सी झील की बात करेंगे? सांबर झील की हम बात करेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस खारे पानी झीलों की जो ट्रिक है, इनको हमने जो फॉलो किया है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, और हमारा अगला जो पायदान है सांबर झील, हम लेकर आते हैं सांबर झील। देखते हैं सांबर झील की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सांबर झील, सबसे पहले खारे पानी की झीलों में हमारी जो झील है सांबर झील। झील का नाम क्या है? सांबर झील। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है। हमारी जो झील है, कौन सी झील है? सांबर झील। हम देखते हैं सांबर झील के बारे में, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों, जो महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता है उन पर हम चर्चा करते हैं। कि सांबर झील, सबसे पहले हम देखते हैं कि सांबर झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। वैसे तो ये एक झील किस प्रकार की झील है? प्राकृतिक झील है सांबर झील। और सांबर झील की हम बात करें दोस्तों कि इस झील का निर्माण किसने करवाया था। बात आती है निर्माण की, इस झील का निर्माण किसने करवाया था। देखिए मित्रों, सांबर झील का जो निर्माण है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का जो निर्माण है वह वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो हमने पढ़ा है कि वो जो सांबर झील है इसका निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का जो निर्माण है वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो इसको आपको याद रखना है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण है वो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। और वैसे ज्योग्राफी दृष्टि से देखा जाए तो यह एक प्राकृतिक झील है। तो इस झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि यह झील मुख्यतः स्थित कहां पर है। तो यह झील जयपुर में फुलेरा जंक्शन में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर के फुलेरा जंक्शन में यह झील स्थित है। कहां पर? फुलेरा जंक्शन।
फुलेरा जंक्शन में ये झील स्थित है। तो इसका निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। हम सांबर झील के बारे में हम पढ़ेंगे, मैप के द्वारा पढ़ेंगे इस झील को। और आपको अगर आप मैप के द्वारा इस झील को पढ़ते हैं तो आपको मैं समझता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आएगा कि सांबर झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण बातें हैं। हम मैप के द्वारा इसको पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे मैप को। तो हम देखते हैं सांबर झील। तो सांबर झील का जो निर्माण है दोस्तों यह करवाया गया था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। किसके द्वारा करवाया गया था? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। सबसे पहले हम मैप बनाते हैं सांबर झील का। हम बात करें कि सांबर झील मुख्य रूप से 3 जिलों में विस्तृत है। कितने जिलों में? 3 जिलों में यह झील विस्तृत है। जयपुर, अजमेर, व नागौर। यानी सांबर झील मुख्य रूप से 3 जिलों में विस्तृत है, जयपुर, अजमेर व नागौर। लेकिन इसका जो प्रशासनिक कार्य है वो जयपुर के द्वारा हैंडल किया जाता है। यानी जयपुर इसका जो है वो प्रशासनिक जो जयपुर में किया जाता है कार्य। तो यानी सांबर झील जो मुख्य रूप से 3 जिलों में विस्तृत है, जयपुर, अजमेर व नागौर, तीनों जिलों में ये मुख्य रूप से विस्तृत है। इसके बाद में हम चर्चा करें कि सांबर जो झील है, कौन सी झील है? सांबर जो झील है, सांबर झील की हम बात करें कि ये कितनी किलोमीटर लंबी है, कितने किलोमीटर ये चौड़ी है। तो हम सांबर झील की बात करें दोस्तों तो लगभग 3 से 12 किलोमीटर ये क्या है? चौड़ी है। 3 से 12 किलोमीटर क्या है? चौड़ी है। व 32 किलोमीटर क्या है? लंबाई। 32 किलोमीटर क्या है? लंबी है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस झील की चौड़ाई और लंबाई के बारे में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तो इस झील की जो लंबाई है, ये चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर लगभग, और ये जो लंबाई है इसकी 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके बाद में आपसे जो अक्षांश व देशांतरों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने देशांतर है, कितने अक्षांशों के मध्य विस्तृत है, यानी जो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर हम देशांतरों की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो सांबर झील का जो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है, यानी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य ये झील अवस्थित है। इसके बाद में हम बात करें कि इस झील में मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराती है। सांबर झील में कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराती है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, मेंथा, खारी,
खंडेला, रूपनगढ़। ये 4 नदियां इसमें प्रमुख रूप से जल अपना गिराती है। मेंथा, खारी, खंडेला व रूपनगढ़। उत्तर से और गिराने वाली नदी कौन सी है? मेंथा नदी है। और दक्षिण से अपना जल गिराने वाली नदी कौन सी है? रूपनगढ़, जिसका उद्गम होता है अजमेर से। कहां पर होता है? अजमेर से। तो इस झील में जल गिराने वाली महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी है? मेंथा, खारी, खंडेला व रूपनगढ़, जो नदियां सांबर झील में अपना जल गिराती है। तो हमने चर्चा की है कि ये मुख्य रूप से सांबर झील है, ये 3 जिलों की सीमा बनाती है, जयपुर, अजमेर व नागौर। इसके बाद में हमने चर्चा की कि 3 किलोमीटर, 3 से 12 किलोमीटर तक ये चौड़ी है और 32 किलोमीटर तक ये क्या है? लंबी है। इसके बारे में हमने बात की कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये झील क्या है? अवस्थित है। इसके बाद में हम और इसकी चर्चा करें कि जो सांबर झील है, इसके अंदर क्या हम और चर्चा करें कि सांबर झील में नमक तैयार किया, जो करने की जो विधि है, उस विधि का नाम क्या है? क्यार विधि। कौन सी विधि है? क्यार विधि। क्यार विधि है, प्यार विधि को दिए। क्या नाम है? क्यार विधि। यानी जल को क्यारियों में छोड़ दिया जाता है, जल में इस तरह से क्यारियों में जल को छोड़ दिया जाता है और बाद में उस जल से क्या नमक तैयार किया जाता है। तो क्यार विधि के द्वारा यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? नमक तैयार किया जाता है क्यार विधि के द्वारा सांबर झील में। इसके बाद में इसकी और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, हम बात करेंगे। तो विधि का नाम क्या है? क्यार विधि। इसके बाद में हम इसकी और विशेषताओं की हम बात करेंगे कि जो सांबर झील है, सांबर झील के जल में खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोरा स्पीशीज वनस्पति सहायक है। वनस्पति सहायक है। तो क्या है? आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांबर झील के जल में जो खारेपन की जो मात्रा है उसको कम करने के लिए कौन सी वनस्पति सहायक है? तो आपको याद रखना है कि स्वेडा फ्रूटिव सोल्वेडोरा स्पीशीज वनस्पति सहायक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सी है वनस्पति? स्वेडा फ्रूटिव सोल्वेडोरा स्पीशीज वनस्पति सहायक है। सांबर झील के जल में खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए जो वनस्पति सहायक है दोस्तों, वह है स्वेडा फ्रूटिव सोल्वेडोरा स्पीशीज वनस्पति। इसके बाद में इसकी और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सांबर झील के नमक में स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है। इसके नमक में स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल पाया जाता है जिसमें कहते हैं कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यानी इसके नमक में स्पाइरुलिना नामक शैवाल भी पाया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद में जो अगली विशेषता है, और अगली विशेषता क्या है कि सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अतः स्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। एशिया का क्या है? एशिया का सबसे बड़ा अतः स्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। नमक उत्पादन केंद्र है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी ऐसी झील जो अतः स्थलीय नमक का उत्पादन का केंद्र है, कौन सी है? सांबर झील। यानी सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अतः स्थलीय
नमक उत्पादन केंद्र है वो है सांबर झील। इसके बाद में इसकी जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है आपको ध्यान में रखना है कि इसके जल को खारेपन की जो मात्रा है उसको कम करने के लिए सेवेडा फ्रूटी व सोलवेडोरा स्पीशीज वनस्पति सहायक है। इसके बाद में जो इसके नमक में है वो स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाए जाते हैं, पाया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इसके बाद में इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि एशिया सांबर झील है वो एशिया की सबसे बड़ी अतः स्थलीय नमक उत्पादन क्या है, केंद्र है। क्या है, एशिया सबसे अतः स्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है सांबर झील है। इसके बाद में हम बात करें कि धार्मिक दृष्टि से भी ये झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी, सांबर झील। इससे पहले मैं आपको और बता दूं कि जो सांबर झील है भारत के 8.7% नमक का उत्पादन करती है। नमक का उत्पादन राजस्थान की सबसे बड़ी झील है ये, खारे पानी की दृष्टि से देखा जाए तो 8.7% नमक का उत्पादन करती है सांबर झील। भारत के 8.7% नमक का उत्पादन कौन सी झील करती है, सांबर झील करती है। इसके बाद में जो हमारी जो अगली विशेषता है और हम धार्मिक दृष्टि से इस झील को अगर देखा जाए तो ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आइए हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण इसकी जो आगे की और जो विशेषता है हम देखते हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए इस झील को तो इसी झील के किनारे शाकंभरी माता का क्या है, मंदिर स्थित है। शाकंभरी माता का क्या है, मंदिर स्थित है इसी झील के किनारे। और इसी झील के किनारे नालीसर मस्जिद भी स्थित है। नालीसर मस्जिद भी स्थित है, यानी इसी झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है और नालीसर मस्जिद भी स्थित है। अगर यहां पर और अगर देखा जाए कि देवयानी को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। उपनाम से जाना जाता है, यानी देवयानी को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि तीर्थों की नानी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो देवयानी को जाना जाता है। जब नानी आ गई है तो मामा भी आएगा और मामा आएगा तो भांजा भी आएगा। देखेंगे कि देवयानी को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद में अजमेर, पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा के उपनाम से जाना जाता है। अब मामा भी आ गया तो भांजा भी आएगा, और भांजा यानी मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का भांजा के उपनाम से जाना जाता है। तो ये तीनों प्रश्न आपको याद रखना है कि देवयानी को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। इसी क्रम में पुष्कर अजमेर को तीर्थों के मामा के उपनाम से जाना जाता है, और इसी तरह से मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा के उपनाम से जाना जाता है। तो इसी झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है, नालीसर मस्जिद स्थित है, देवयानी को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है, और पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा के उपनाम से जाना जाता है, और मचकुंड धौलपुर को तीर्थों के भांजा के उपनाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थल रही है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि देवयानी को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है, पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा के उपनाम से जाना जाता है, और मचकुंड धौलपुर को तीर्थों के भांजा के उपनाम से जाना जाता है। अगर इस झील की हम और डिटेल में जाएं तो हमारे सामने देखते हैं कि अगर इस झील की और डिटेल की हम बात करें तो हमारे सामने आता है कि यहां पर एक पक्षी आता है और जिसका नाम क्या है, कुरंजा पक्षी। कौन सा पक्षी? इसी झील पर कुरंजा पक्षी विचरण के लिए आता है, जिसे कहा जाता है विरह का प्रतीक, जिसे कहा जाता है विरह का प्रतीक भी कहा जाता है। यानी कुरंजा पक्षी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और जिसे विरह का प्रतीक कहा जाता है। विरह का प्रतीक क्यों कहा जाता है कि जो कुरंजा पक्षी है, जो अपनी प्रेमिका की तलाश में ये कविता छपराता है, तो हमें देखने को मिलता है सांबर झील पर भी ये कुरंजा पक्षी देखने को मिलता है, क्योंकि अपनी प्रेमिका की तलाश में ये कुरंजा पक्षी है इधर उधर जाता है, यानी कई किलोमीटर तक ये चला जाता है कुरंजा पक्षी। और इस कुरंजा जो गीत है हमारे राजस्थान के सुरीला गीत भी है कि आधी रात ने आयो सपना तन बताऊं एक कुरंजा कि मारो भंवर सा कद घर आसी। तो इस प्रकार के इसके बोल भी हैं। कुरंजा हमारे राजस्थान का सुरीला ही गीत है कुरंजा, और कुरंजा पक्षी एक विरह का प्रतीक भी माना जाता है। तो कुरंजा पक्षी आपको देखने को मिलेगा सांबर झील पर, जिसे विरह का प्रतीक कहा जाता है, यानी अपनी प्रेमिका की तलाश में ये इधर उधर चला जाता है बेचारा कुरंजा पक्षी। इसके बाद में हम हमारा जो अगला टॉपिक है, इसकी जो और महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर दादू दयाल, संत दादू दयाल ने, संत दादू दयाल कहते हैं कि संत दादू दयाल दयालु बहुत थे, इसलिए इसको दादू दयाल कहा गया। यानी संत दादू दयाल, संत दादू दयाल की हम बात करें कि इसे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। संत दादू दयाल को कहते हैं कि संत दादू दयाल ने अपने पहले उपदेश सांबर झील पर ही दिए थे। संत दादू दयाल ने अपने पहले ही उपदेश सांबर झील पर भी दिए थे। और इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि 1585 ईस्वी में संत दादू दयाल फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलने भी गए थे। कौन? संत दादू दयाल ही है। मुख्यतः इनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये अकबर के समकालीन भी माने जाते हैं। तो ये 1585 ईस्वी में ये फतेहपुर सीकरी अकबर से मिलने के लिए भी गए थे। इसकी और हम गहराई में जाएं तो संत दादू दयाल का एक महत्वपूर्ण शिष्य था और उस शिष्य का नाम क्या था? संत रजब जी। क्या नाम था? संत रजब जी। जो जाति क्या थी इसकी? पठान, यानी संत रजब जी। इसके शिष्य का नाम क्या था? संत रजब जी। कहते हैं कि संत रजब जी हैं और ये महत्वपूर्ण इसके खास शिष्य थे संत दादू दयाल जी के। और दादू दयाल जी की जो सत्संग होती है उसे कहा जाता है अलख दरिबा। क्या कहा जाता है? अलख दरिबा कहा जाता है। संत दादू दयाल की जो इनकी जो सत्संगें होती है उनको अलख दरिबा कहा जाता है। हम चर्चा करते हैं कि संत रजब जी एक बहुत ही अच्छे शिष्य थे इनके, संत दादू दयाल। कहते हैं कि दादू पंथ के जो अनुयायी होते हैं वह कभी विवाह नहीं करते। क्या नहीं करते? विवाह नहीं करते। और रजब जी ने किसकी तैयारी कर ली थी? विवाह की तैयारी कर ली थी। अपनी शेरवानी पहनकर ये तैयार हो गए थे संत रजब जी। तो ऐसे थे ये हमारे रजब जी कि संत रजब जी शेरवानी पहनकर ये तैयार हो गए थे। ये सांगानेर से थे। तो ये शादी के लिए इसने शादी की क्या कर ली थी? तैयारियां कर ली थी और शेरवानी पहनकर ये तैयार भी हो गए थे। कहते हैं कि हम सबसे पहले कहीं जाते हैं तो अपने लोग देवता या देवी की हम क्या लगाते हैं? धोख लगाते हैं। इसी तरह से संत रजब जी गए थे संत दादू दयाल के पास में और संत दादू दयाल ने संत रजब जी को दूल्हे के भेष में देकर ये अपना मुख फोड़ लेते हैं, मोड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं और संत रजब जी वापस आ जाते हैं और अपने धूमधाम से ये जा रहे होते हैं। कहते हैं कि बीच ही रास्ते में कुछ ही दूरी पर, यानी अपने ससुराल से कुछ ही दूरी पर बीच ही रास्ते में वहां पर एक अचानक एक सा गंभीर मोड़ आता है और वहां पर
आते हैं, एक फकीर के भेष में एक वहां पर एक आदमी आता है, यानी फकीर के रूप में वहां पर आता है। और वह कौन होता है दोस्तों? वह संत दादू दयाल जी होते हैं। और तब संत दादू दयाल जी ने संत रजब जी से आंखों से आंखें मिलाई और तब दादू दयाल जी ने कहा था क्या कहा कि रजब तय गजब कियो, रजब तय गजब कियो बांध्यो सर पे मोर, कि रजब तय गजब कियो बांध्यो सर पे मोर, आयो थो हरि भजन को कर नरक को ठोर। कर रजब को तू के कर बैठे बैठे बाप, ये छोटी सी उम्र में ब्याह, यानी तो कहते हैं कि संत दादू दयाल के जो अनुयायी होते हैं वह कभी क्या नहीं करते, विवाह नहीं करते। और संत रजब जी ने विवाह की क्या कर ली, तैयारी कर ली थी। और इसलिए संत दादू दयाल जी हैं इसे क्या हुए थे, नाराज हो गए थे। तब दादू दयाल ने रजब जी के लिए कहा था कि रजब ते गजब कियो बांध्यो सिर पे मोर, आयो तो हरि भजन को कर नरक को ठोर। कबावड़ा तू के कर बैठे हो रजब, तू गए तूने ये क्या गजब किया है। तब संत रजब जी घोड़ी से नीचे उतरते हैं और संत दादू दयाल के साथ ये चले जाते हैं। तो कहते हैं कि तब संत दादू दयाल जी की जब मृत्यु हुई थी तब संत रजब जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या कर ली थी? आंखें बंद कर ली थी। और संत रजब जी ने कहा था कि अब मैं आंखें किसके लिए खोलूं, क्योंकि इस संसार में और देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो ताउम्र दूल्हे के बहस में रहने वाले कौन थे? संत रजब जी थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य थे संत दादू दयाल के। तो ऐसे ये झील भी इसके लिए प्रसिद्ध भी है कि संत दादू दयाल ने अपने पहले उपदेश सांबर झील पर दिए थे। इसकी और एक धार्मिक और एक महत्वपूर्ण विशेषता और है कि अकबर व जोधा की विवाह स्थली के रूप में भी सांबर झील पहचानी जानी जाती है। अकबर व जोधा की विवाह स्थली के रूप में भी यह जानी जाती है। इसके बाद में अगर हम और इसकी चर्चा करें आगे, इसको और हम इसका विखंडन करें, इसकी और हम विस्तार से चर्चा करें, तो दोस्तों यहाँ पर झील पर रामसर साइट नाम से 1990 ईस्वी में यहाँ पर रामसर साइट नाम जो पर्यटन स्थल है वह स्थापित किया गया था। यानी सांबर झील पर रामसर साइट नाम से 1990 ईस्वी में यहाँ पर पर्यटन स्थल को स्थापित किया गया था। इसके बाद में अगर इसकी और विशेषताएं हम बात करें कि जो यहाँ पर 1870 ईस्वी में, कब है? 1870 ईस्वी में साल्ट म्यूजियम भी यहाँ पर बनाया गया। 1870 ईस्वी में साल्ट म्यूजियम घोषित किया गया था। 1870 ईस्वी में साल्ट म्यूजियम घोषित किया गया था। तो इसके बाद हमने चर्चा की कि सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। और इसकी हम और बात करें कि सांबर झील मुख्य रूप से नागौर, अजमेर व जयपुर तीनों जिलों में विस्तृत है। पर्टिकुलर आपको जिला पूछा जाए तो आपको बताना है जयपुर। तो इसके बाद इसमें 4 नदियां मुख्य रूप से अपना जल गिराती है, खंडेला, मेंथा, खारी, खंडेला व रूपनगढ़। और इसके बाद में और हम चर्चा करें कि यहाँ पर कुरंजा पक्षी भी विचरने के लिए आता है, जिसे विरह का प्रतीक भी माना जाता है कि अपनी प्रेमिका की तलाश में ये बेचारा इधर उधर भटकता रहता है। और हमें यहाँ पर देखने को भी मिलता है कौन सा? कुरंजा पक्षी। इसके बारे में हम और चर्चा करें, ये मूलतः महास्य है, ये खिंचन गांव से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में और यहाँ की हम और चर्चा करें कि यहाँ पर इसी के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है, जिसे देवयानी को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। और मच्छकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा के उपनाम से जाना जाता है। और पुष्कर अजमेर को तीर्थों के मामा के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्यारी विधि के द्वारा नमक तैयार किया जाता है, यानी पानी को क्यारियों में छोड़ दिया जाता है और बाद में नमक तैयार किया जाता है। इसी झील पर अगर आप बात करें कि सांबर झील भारत के 8.7% नमक का उत्पादन यहाँ पर करती है। इसके बाद में इस जल के खारेपन को कम करने के लिए यहाँ पर सिवेडा फ्रूटी व सोलवेडोरा स्पीशीज नामक वनस्पति सहायक है। इसके नमक में स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके बाद हमने चर्चा की सांबर झील पर रामसर साइट नामक 1990 में पर्यटन स्थापित किया गया, पर्यटन स्थल स्थापित किया गया है। और 1870 ईस्वी में यहाँ पर साल्ट म्यूजियम भी घोषित किया गया है। हम चर्चा कर रहे थे कि संत दादू दयाल जो गुजरात से है और जिसे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, संत दादू दयाल की जो सत्संग है उसे क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। इसके बाद में हमने चर्चा की कि जो सांबर झील है इसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने बात की थी कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश
से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य भी ये क्या है, स्थित है। इसके बाद में हमने चर्चा की है कि इसमें मुख्य 3 जिलों में ये फैली हुई है। यहाँ पर कुंजा पक्षी भी आता है, हमें देखने को मिलता है, और राजहंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज हमने पढ़ा है सांबर झील के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और तब तक आप बने रहे हमारे चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस पर। तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद साथियों।